नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आई एम क्वाइट श्योर कि आप पिछले कुछ महीनों से ये खबर ज़रूर देख रहे हैं, ज़रूर सुन रहे हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस प्रेसिडेंट और गवर्नर्स असेंटिंग पावर के ऊपर एक डिबेट चल रही है। पहले प्रेसिडेंट या फिर स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं था, कोई अवधि नहीं थी जिसके बीच वो बिल्स को असेंट करे या फिर उन बिल्स के ऊपर कोई एक्शन ले। लेकिन कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट पास किया, जहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को अभी किसी भी बिल के ऊपर, जो भी बिल उनके सामने प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर एक्शन लेनी पड़ेगी विद इन 3 मंथ्स। इस वर्डिक्ट के बाद केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी रेफरेंस भी पूछा है सुप्रीम कोर्ट से, जिसके ऊपर अभी डिस्कशन हो रही है। इसी तरह की कुछ डेवलपमेंट हुई है हाल ही में, जहां पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर टाइम लिमिट लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के ऊपर भी टाइम लिमिट लगाई है। तेलंगाना स्पीकर को बोला है कि 3 महीने के भीतर एंटी डिफेक्शन पिटिशन को डिस्पोज ऑफ करे। तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करेंगे रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इज सुप्रीम कोर्ट गोइंग टू पुट अ टाइम लिमिट ऑन स्पीकर एज वेल टू डिसाइड एंटी डिफेक्शन मैटर्स। ये एक लौता वीडियो होगा दैट विल गिव यू कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट ऑन एंटी डिफेक्शन टॉपिक इटसेल्फ। जैसे कि आप खबर देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली पुल्ड अप तेलंगाना स्पीकर फॉर सिटिंग ऑन एंटी डिफेक्शन पिटिशंस, और हाल ही में उन्होंने 3 महीने का टाइम लिमिट लगाया है, जिसमें स्पीकर को अभी डिसाइड करना है एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको न्यूज़ समझा देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के स्पीकर को एक डेडलाइन दी है, 3 महीने का डेडलाइन दी है, जिसके भीतर डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दे। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन आई थी दैट केम लास्ट ईयर 2024 मार्च अप्रैल में डिफेक्शन हुए, और कुछ महीने बाद इसके ऊपर एक पिटिशन गई टू द स्पीकर ऑफ तेलंगाना असेंबली। तब से लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जो बीआरएस के एमएलएस थे, भारत राष्ट्र समिति, पहले वो टीआरएस था, तेलंगाना राष्ट्र समिति लेड बाय केसीआर, उनके एमएलएस ने डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन फाइल की थी इन फ्रंट ऑफ द तेलंगाना स्पीकर, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया पिछले 7 से 8 महीनों में। व्हेन दे रीच द तेलंगाना हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट ने बस एक ऑर्डर पास किया जहां पे रीजनेबल टाइम में इसको डिस्पोज ऑफ करने की बात की गई। इवेंचुअली ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तेलंगाना स्पीकर को, और उन्हें अभी डेडलाइन दी है 3 महीने की, जिसके भीतर उन्हें ये डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशन से जो डिस्पोज ऑफ करने हैं। सो दिस न्यूज ब्रिंग्स अस टू अ बिगर डिस्कशन, दैट इज द डिस्कशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इटसेल्फ। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे ये डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन की हिस्ट्री को समझेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया ये समझेंगे, उसकी प्रोविजंस को समझेंगे, एंड इवेंचुअली आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द जुडिशियल जर्नी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ कमिंग अप टू दिस पर्टिकुलर केस। और डिस्कशन को एंड करेंगे बाय सर्टन रिकमेंडेशंस विच यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझना है ये डिफेक्शन क्या होता है। जो आयाराम गयाराम की राजनीति है उसी को हम लोग डिफेक्शन कहते हैं। चलिए इसके पीछे की हिस्ट्री को समझते हैं। डिफेक्शन का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में इमेजिन कीजिएगा, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे जीत के आया हूँ। इमेजिन कीजिएगा दैट आई हैव वन द इलेक्शन ऑन बीजेपी टिकट, और इलेक्शन जीतने के बाद मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल दूं। इसको कहते हैं पॉलिटिकल डिफेक्शन, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, अपना दल बदल देना। अब आप आज के सिनेरियो को जानते हैं कि दल बदल कानून है, दल बदल कानून इज नथिंग बट एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये क्यों आया, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ से पहले दल बदलना एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना था, और इसको रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसके तहत 10th शेड्यूल आया हमारे संविधान में, उसी को हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है कि ये जो डिफेक्शन का जो सिनारियो है, दल बदलने का जो फिनोमेना है, ये कब से शुरू हुआ। अगर आपको इसको समझना है तो हमें एक टाइमलाइन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारा जो पहला इलेक्शन हुआ 1952 में हुआ, 1952 से लेकर 67 तक मोटा मोटी पॉलिटिकल डिफेक्शन, जो दल बदलने का फिनोमेना था, उतना रैम्पेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग वाज कांग्रेस सिस्टम, सब कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही था। लेकिन 1967 के इलेक्शन में
पहली बार कांग्रेस की हार हुई मल्टीपल स्टेट्स में। 7 राज्यों में नॉन कांग्रेस सरकारें आई और अलग अलग कोएलिशन सरकारें या फिर कोएलिशन सिस्टम्स बनना शुरू हो गया। अब जैसे ही ये कोएलिशन का एरा आया तो दल बदलने का फिनोमेना काफ़ी रैम्पेंट हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट 1967 के जनरल इलेक्शन में जब कांग्रेस पार्टी हारी, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक एरा शुरू हुआ। अगर आप इस टाइम पीरियड को देखोगे, 4 साल के 1967 से लेकर 1971 तक 142 एमपीज ने अपनी एलिजियंस बदली, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लॉयल्टी बदली। 1900 से भी ज़्यादा एमएलएस ने अपनी पार्टीज को बदला, जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों में सरकारें गिरती गई। इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जिसको हम लोग डिफेक्शन से जोड़ते हैं, दल बदल कानून से जोड़ते हैं, वो है गयालाल इंसिडेंट 1967 वाला। तभी से एक कोलोक्वियल टर्म भी शुरू हुआ, मैं कहूँगा एक जोक में टर्म भी शुरू हुआ, आया राम गया राम। ये जो फ्रेज है, इट ओरिजिनेटेड इन हरियाणा, जहाँ पे हरियाणा के एक एमएलए थे गयालाल, जिन्होंने अपनी पार्टी एक दिन में 3 बार बदली। वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस में आए और वापस अपनी पार्टी बदली। इस पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से हुआ क्या, हरियाणा में इवेंचुअली हरियाणा की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया इन नवंबर 1967 और अगले साल एक फ्रेश इलेक्शन हुआ। इस इंसिडेंट ने पॉलिटिकल डिफेक्शंस को एक डिस्कशन में ला दिया। इसके बाद भी कई सारी डिफेक्शंस होती रही। वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेक्शन नॉट जस्ट इन स्टेट गवर्नमेंट बट एट द सेंट्रल लेवल ऑल्सो हुआ 1979 में। सबसे बड़ा जो दल बदल हुआ वो 1979 में हुआ। आप जानते हैं कि इमरजेंसी के बाद 1977 में मोरारजी देसाई की जनता गवर्नमेंट पावर में आई, लेकिन 2 साल में ही वो गवर्नमेंट कोलैप्स हुई। क्यों? क्योंकि 1979 में बहुत सारे जनता पार्टी के एमपीस ने अपनी एलिजियंस को बदला, लार्ज स्केल डिफेक्शंस हुए, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई की सरकार इवेंचुअली इट कोलैप्स्ड। उसके बाद बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए चरण सिंह गवर्नमेंट ज़रूर बनी, 23 दिनों के लिए उसने सर्वाइव किया, क्योंकि आउटसाइड सपोर्ट था चरण सिंह गवर्नमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही। लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद उनकी सरकार भी कोलैप्स हो गई। तो इस पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी को देखा हम लोगों ने, जहाँ पे बहुत सारी राज्य सरकारें गिरी, एमएलएस एक दल से दूसरे दल में जंप कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर एमएलएस एमपीस ये दल क्यों बदलते हैं? आप जानते हैं हर एक एमएलए या फिर हर एक एमपी की आकांक्षा होती है कि उन्हें मिनिस्टर बनना है या फिर किसी तरह का क्विड प्रो को होगा। जिस किसी पार्टी में भी ज़्यादा पर्क्स मिल रहे हैं, ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो इमीडिएटली अपनी पार्टी शिफ्ट कर देंगे। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है, राइट? और ये काफ़ी हुआ करता था। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसके तहत हमारे संविधान में 10th शेड्यूल आया। इसी को हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस क्या क्या है और किन किन पे अप्लाई करते हैं। देखिए, अब 1985 के बाद अगर कोई एमपी है, एमएलए है, अपना दल बदलेगा तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, वो उस पर्टिकुलर हाउस से निलंबित हो सकता है। इसकी प्रोविजंस क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाइज ऑन मेंबर्स ऑफ अ पार्टी के मेंबर्स पे तो अप्लाई होगा। अगर कोई स्वतंत्र कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स है, उन पर भी अप्लाई होगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स पे भी अप्लाई होगा। अलग अलग प्रोविजंस हैं, इसको समझते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो अपनी मेंबरशिप छोड़ देंगे अपनी प्राइमरी पार्टी से। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण क्या दिया था, इमेजिन कीजिए मैं बीजेपी की टिकट पे जीत गया हूँ और मैंने अपनी पार्टी बदली बीजेपी से कांग्रेस में, आई वुड बी डिस्क्वालीफाइड, राइट? इंडिपेंडेंट मेंबर्स यानी कि स्वतंत्र जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र ही रहेंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट रहकर इलेक्शन जीतेंगे और किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। नॉमिनेटेड मेंबर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। नॉमिनेटेड मेंबर, अगर राज्यसभा में कोई नॉमिनेटेड हुआ है एमपी, तो 6 महीने के भीतर, पहले 6 महीने में अगर वो चाहे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन नॉमिनेशन के बाद, हाउस ज्वाइन करने के बाद 6 महीने की अवधि के बाद दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करेंगे, दे विल बी लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन 6 महीने से पहले वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लॉ में कुछ एक्सेप्शंस हैं।
एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि अगर किसी ने अपनी पार्टी बदल दी उस पर डिस्क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स नहीं लगेंगे। इसमें अगर आप देखोगे, अगर एक मेंबर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन अगर 2/3 मेंबर जो ओरिजिनल पार्टी से हैं वो पार्टी से निकलकर एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे, एक स्प्लिंटर ग्रुप बनाए, किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर दे या फिर एक सेपरेट ग्रुप बन जाए, तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि 2003 तक ये नंबर 1/3 था, मतलब 1985 से लेकर 2003 तक 1/3 स्प्लिट अलाउ था। लेकिन इस 1/3 स्प्लिट की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि इंडिविजुअल डिफेक्शंस तो रुक गए लेकिन मास डिफेक्शंस होने लगे थे। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इस नंबर को बढ़ाया, 1/3 से इसको 2/3 किया। तो आज प्रोविजन क्या है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है उसमें से 2/3 लोग अगर निकलना चाहते हैं पार्टी में से, सेपरेट ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ, रिसेंटली आपने देखा कि महाराष्ट्र में भी हुआ, जहाँ पे जो शिवसेना थी, शिवसेना से 2/3 लोग बाहर निकले। एक नाथ शिंदे की शिवसेना, एक है उद्धव ठाकरे की एक शिवसेना है, यू मस्ट हैव सीन दैट। इसके अलावा अगर कोई मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है यानी कि स्पीकर बनता है उस हाउस का, और स्पीकर बनने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ेगा, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। ऑल्दो स्पीकर्स इस तरह का काम नहीं करते हैं, बट अगर आइडियल सिनारियो में कोई स्पीकर बना, स्पीकर बनने के बाद अगर अपनी पार्टी छोड़ दी तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस। इसके अलावा सर इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से याद रखें। डिसाइडिंग अथॉरिटी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस। सर रूल मेकिंग अथॉरिटी कौन है, वो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। सर कितनी देर में या फिर कितने दिनों में इस डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। जैसे अगर समझ लीजिए किसी ने अपना दल बदल दिया तो उनके खिलाफ एक पिटिशन दी जाएगी बाय द एग्जिस्टिंग मेंबर्स टू द स्पीकर, और स्पीकर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कितनी देर में डिसाइड करना है उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना। अगर आप देखोगे तेलंगाना के केस में पिछले साल पिटिशन आई, 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया है। अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ को समझने के बाद, इसके प्रोविजंस को समझने के बाद एक एनालिसिस ज़रूर बनती है कि सर इसके साथ दिक्कतें क्या हैं। देखिए 3 डायमेंशंस में इसके साथ प्रॉब्लम्स हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें से आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पीकर्स रोल। लेकिन आपको समझना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या किसी एमपी या फिर एमएलए की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हिंडर करता है। इसका मतलब क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एमपी एमएलए को व्हिप इशू करेगी उसी के अनुसार वो वोटिंग करेगा, तो क्या वो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हिंडर कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर उठता है। स्पीकर का रोल तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि पूरी की पूरी रूल मेकिंग पावर स्पीकर को दी गई है। जैसे मुझे याद है कुछ सालों पहले स्पीकर ने डिसाइड किया, डिस्क्वालिफिकेशन के केस के ऊपर डिसाइड करते हुए एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया, साथ ही साथ उन्होंने उन एमएलएस की पेंशन भी ख़त्म कर दी। अब क्योंकि वो स्पीकर है, इस तरह का उन्होंने डिसीजन लिया, अगेन सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंशन वाला क्लॉज था उसको कट कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें भी हो चुकी है। स्पीकर का रोल काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो 2/3 स्प्लिट अभी अलाउड है, डज इट प्रमोट मास डिफेक्शंस, ये 3 सवाल ज़रूर उठते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब समझते हैं कि जुडिशियल जर्नी क्या रही है, क्योंकि कुछ और सवाल भी उठते हैं। जैसे सर स्पीकर ने जो डिसीजन लिया, क्या वो जुडिशियली रिव्यूएबल है, क्या कोर्ट उसके ऊपर कोई टिप्पणी दे सकते हैं, क्या कोर्ट उसको रिवर्स कर सकते हैं। देखिए इनिशियली जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसके अंदर प्रोविजंस थे कि जो भी स्पीकर डिसीजन लेंगे दैट वुड नॉट बी जुडिशियली रिव्यूएबल। हाउएवर जुडिशियल जर्नी जो रही है एंटी डिफेक्शन लॉ में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल केसेस में इस पर्टिकुलर लॉ को इवॉल्व किया है। सबसे पहला और प्रोमिनेंट केस है किहोटो होल्होन वर्सेस जाचिलू केस 1992। इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर ही सवाल उठा। साथ ही साथ आर्गुमेंट में क्वेश्चन पूछे गए कि एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से क्या एमपीज और एमएलएस की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हिंडर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने
एक 3-2 मेजॉरिटी वर्डिक्ट में सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ को अपहेल्ड किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी रिकग्नाइज किया कि स्पीकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और इस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना है, इस पर्टिकुलर केस में क्योटो होलोवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर ही बेस्ट सूटेड है टू एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स। ये मैं हाईलाइट करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 33 ईयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना रवैया अभी बदला है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 7 जो 10 शेड्यूल का था उसको स्ट्राइक डाउन किया, जहां पे जुडिशियल रिव्यू वॉज नॉट अलाउड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्पीकर जो भी डिसीजन लेते हैं दैट वुड बी जुडिशियली रिव्यूएबल, बट अगेन आफ्टर द स्पीकर टेक्स द डिसीजन। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़े हुए। अनदर प्रोमिनेंट केसेस राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य 2007 का केस है। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शंस की बात की, यानी कि किसी मेंबर को पार्टी छोड़े, अगर समझ लीजिए कोई मेंबर है जिसने पार्टी नहीं छोड़ा लेकिन पार्टी के खिलाफ या फिर पार्टी के रूल्स के विपरीत कुछ काम कर रहे हैं, उसके बेसिस के पे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में 13 एमएलए जिन्होंने डिफेक्ट किया था, ऑल्दो उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बदली, लेकिन वो गवर्नर से मिलने गए थे नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया राजेंद्र सिंह राणा केस में कि वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप का मतलब है कि केवल रेजिग्नेशन नहीं होता है, लेकिन उस एमपी या फिर उस एमएलए के एक्शंस के बेसिस के ऊपर भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, रीसेंट टाइम्स में एक बहुत ही बड़ा जजमेंट आया था केशाम मेघराज चंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 2020 में। यहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम लगाया था स्पीकर के ऊपर। स्पीकर को बोला गया कि रीजनेबल टाइम में, प्रिफरेबली 3 महीने के भीतर, आप डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस को डिसाइड करें। स्पीकर डिले टैक्टिक्स ना करे, इनडिसीजन ना करे, केवल जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस होते हैं उस पर बैठे ना रहें। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ भी हाईलाइट की। कोर्ट एम्फेसाइज्ड दैट स्पीकर्स रोल इज क्वाज़ी जुडिशियल। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपको बताने वाला हूँ। स्पीकर एक्ट्स एज अ क्वाज़ी जुडिशियल ट्राइब्यूनल व्हेन दे आर डीलिंग विथ एंटी डिफेक्शन पिटिशंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पीकर एक्ट्स एज अ क्वाज़ी जुडिशियल ट्राइब्यूनल व्हेन दे आर डीलिंग विथ एंटी डिफेक्शन पिटिशंस। और क्योंकि वो ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि उनके किसी भी डिसीजन को हम रिव्यू कर सकते हैं, इट इज़ जुडिशली रिव्यूएबल। और फाइनली अभी जो लेटेस्ट केस है 2025 का, पादी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया तेलंगाना स्पीकर की डीले कि 7 से 8 महीने हो चुके हैं, कोई एक्शन नहीं ली गई है अभी तक इस डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन के ऊपर। इनफैक्ट सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही फेमसली स्टेट किया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, पेशेंट डेड है। दिस हैज़ बीन द फिनोमेना ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ तो आ चुका है, लेकिन क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, उसके लिए कई बार स्पीकर या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, पूरा का पूरा टर्म भी खत्म हो जाता है। Many a times we have seen that speakers have taken more than 1 year, 2 year to decide these disqualification petitions. आपने देखा होगा महाराष्ट्र के केस में भी महाराष्ट्र के स्पीकर ने इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ही डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन को डिस्पोज ऑफ किया था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया है कि स्ट्रिक्ट 3 महीने का डेडलाइन फॉलो करना है, और यहाँ पे जो भी स्पीकर डिसीजन लेगा दैट वुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा है कि आप कंसिडर कर सकते हो कि एंटी डिफेक्शन लॉ में रिफॉर्म्स लाए, स्पेशली स्पीकर के एक्सक्लूसिव रोल को आप चाहे तो बदल सकते हैं। दिस इज अ 180 डिग्री शिफ्ट फ्रॉम द क्योटो होलोवन जजमेंट। क्योटो होलोवन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर का एक डिसाइसिव रोल होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पार्लियामेंट से कि यू कैन कंसिडर रिफॉर्म्स इन दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। और कई सारी कमिटीज़ ने, कमीशंस ने इस तरह के रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए हुए हैं। बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया है। दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 1990, उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था कि इट शुड बी लिमिटेड
टू ओनली सम केसेस, जैसे कि अगर कोई मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स लगने चाहिए, और अगर कोई पार्टी के डायरेक्शन के विपरीत नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर वोट करे वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स लगने चाहिए। बाकी किसी भी सूरत में डिस्क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स नहीं लगने चाहिए। इससे होगा क्या, इससे एमपीज एमएलएस अपने अपने कॉन्शियंस से, अपने थॉट प्रोसेस से काम कर सकते हैं। केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन और पार्टी छोड़ने पे डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा, ओनली दीज टू लिमिटेशंस। इसके अलावा दिनेश गोस्वामी कमेटी ने एक और भी रिकमेंडेशन दी थी कि डिस्क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स शुड बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट 1999 में क्लियरली रेकमेंड किया था कि जो स्प्लिट और मर्जर का क्लॉज है, 2/3 स्प्लिट और मर्जर का, इसको हटा दिया जाए। साथ ही साथ प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स जो होते हैं उन्हें भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ट्रीट करें, ये बताया गया था। आई एम क्वाइट श्योर कि दिस रिकमेंडेशन मेक्स अ लॉट ऑफ वेट एज ऑफ नाउ। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में प्री पोल अलायंस था बीजेपी शिवसेना का और कांग्रेस और एनसीपी का, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कुछ और ही चीज़ें डेवलप हुई। साथ ही साथ लॉ कमीशन ने भी रेकमेंड किया है कि विप जो इशू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इट शुड ओनली बी इशूड when the government is in danger, not on other occasions. इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सजेशन किया हुआ है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की डिसीजन होनी चाहिए दैट शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट और द गवर्नर बेस्ड ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑल्दो मैं कहूँगा अभी के समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस रिकमेंडेशन के ऊपर कई सारे लोग सवाल उठाएंगे, बिकॉज ECI itself has been a matter of debate और ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्किंग ऑफ ECI is right now up for discussion. But again, NCRWC 2002 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बदलेगा, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा, तो दे शुड बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस और उन्हें कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जो डिफेक्टर होता है, जो पार्टी जिन्होंने बदली है, उनके वोट को इनवैलिड माना जाए, स्पेशली गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को जब चेक करने के लिए आते हैं, जिसको हम लोग फ्लोर टेस्ट कहते हैं, वहाँ पे। तो ये सारी रिकमेंडेशन आई है एंड मोस्ट ऑफ दिस रिकमेंडेशन डू पॉइंट आउट टुवर्ड्स ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन एंटी डिफेक्शन लॉ, स्पेशली जो मास डिफेक्शन के केसेस हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में, इसके प्रति दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर रिफॉर्म वुड बी दी वर्किंग ऑफ स्पीकर्स ऑफिस, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जुडिशरी हैज़ ऑलरेडी टेकन अ स्टांस एंड मे बी इन फ्यूचर इट माइट लिमिट स्पीकर्स powers, or it might give speaker a time limit of 3 months compulsorily going forward. Let's see इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी। अभी फिलहाल तो 2 केसेस में हम लोगों ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल टाइम फ्रेम जो स्पीकर को बताया है 3 महीने का टाइम पीरियड है, लेकिन अभी ये कोई स्ट्रिक्ट रेड लाइन नहीं बनी हुई है। लेट्स वेट एंड वॉच वेदर दिस बिकम्स परमानेंट और नॉट। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल हैव अ डिस्कशन ऑन राहुल वर्स फॉर श्योर। जाते जाते आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया इन प्रिवेंटिंग पॉलिटिकल डिफेक्शंस। डू यू थिंक द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द स्पीकर इन मैटर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड नीड अ रिव्यू? 250 वर्ड्स में आपको ये आंसर अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया ID @RahulSai222। मेरा नंबर भी है जहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। 8881222262 इज़ माई नंबर वेर यू कैन रीच मी। थैंक यू अगेन। जय हिंद।